नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। व्यंजन संधि का आज अंतिम वीडियो लेकर आया हूं और ये एकदम शॉर्ट वीडियो होगा और इसीलिए मैंने पहले ही कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो आप लोगों के लिए नया मिले, जो कि किताबों में नहीं मिलता है, वो मैं ले करके आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे भरपूर सहायता मिलेगी। फिर जैसे ही मैं पूरा इसके बाद विसर्ग संधि चलेगी, विसर्ग संधि भी अगर मैं पूरा पढ़ा लेता हूँ तो एक वीडियो महत्वपूर्ण शब्दों का संधि विच्छेद लेकर के आऊँगा और एक वीडियो टोटल अपवाद का लेकर आऊँगा। विसर्ग संधि पढ़ने के बाद दो ऐसे वीडियो होंगे जो क्विक रिवीजन टाइप होंगे और एक अपवाद वाले होंगे, जिससे आपका जितना भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, मैंने एग्जाम्पल ले करके उसका संधि विच्छेद पहले ही कर लिया है और इसको आपको नोट्स में उतारना है। मैं नियम भी बता दूंगा और कहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, आप चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं वीडियो को रोक रोक करके। देखिए, पहले मैं दो एग्जाम्पल लिया हूँ, एक तो है मृण्मय, दूसरा है मृण्मूर्ति। देखिए, कल के वीडियो में हमने सिखाया था कि यहाँ पर जैसे म का योग हो रहा है, ठीक है, तो म का पहले योग हो रहा था और एक सम उपसर्ग था, तो सम हो रहा था, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि क से लेके म तक रहेगा तो वो अनुस्वार में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर द है ना कि यहाँ पर द है, म यहाँ पर है ना कि यहाँ पर है। तो मृण्मय का आपको याद रखना है, क्या होता है, मृद धन मय। अब देखिए नियम क्या है इसका मृण्मय का, कि यदि द के बाद म आ जाए, ठीक है, तो इस द का ड़कार हो जाता है। ड़कार मतलब समझते हो ना, दुपई अड़ा हम लोग बोलते हैं इसको। ये देखिए अड़ा हो गया, ना कि इसका पंचमाक्षर। याद रहे, इसका पंचमाक्षर कभी नहीं करते हैं, हमें जब भी करना है क्या करना है, ड़कार करना है, इसलिए मृण्मय, मृद मय, ठीक है, मृद मतलब मिट्टी। अब देखिए ये मृड मूर्ति है तो फिर से क्या होगा, मृद धन मूर्ति। उम्मीद करता हूं ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए क्या है, परिष्कृत, और दूसरा क्या है, परिष्कार। मैं ये जानबूझ करके दो दो एग्जाम्पल लिया हूं और ये दो एग्जाम्पल लेने के पीछे एक कारण है कि आपको इतना समझ में आ जाए। ये देखिए जो परि है, ये परि एक उपसर्ग है। ये क्या है, परि एक उपसर्ग है, और जब परि उपसर्ग के बाद क्री धातु आता है तो याद रहे यहाँ पर किसका आगम हो जाता है, देखिए मूर्धन्य स का आगम हो जाता है। स का आगम, आगम का मतलब समझते हैं ना, नया आ जाता है एक वर्ण। तो ये देखिए क्री धातु में क्या होता है, कृत, कार, करण, कार्य। तो इस तरीके परिधन कृत, तो यहाँ पर प री और कृत में यहाँ पर एक सकार, कौन सा सकार, मूर्धन्य सकार का आगम हो गया, तो परिष्कृत हो गया। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार ये भी है, देखिए परि उपसर्ग के बाद कार आया है जो कि क्री धातु से है, तो कार से पहले क्या आ गया, ये स का आगम हो गया, तो परिष्कार। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, यदि छोटी ई या छोटा ऊ के बाद, ठीक है, के बाद यदि ये थ आए, क्या आए, थ, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या है, अनुधन स्थान, प्रतिधन स्थान। यदि ई तथा ऊ के बाद थ आए तो इस सकार का जो दंती स है मूर्धन्य स में क्या हो जाता है, आदेश हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अनुधन स्थान, तो अनु लिखा हूं ना, अब ये देखिए इस स के जगह पर क्या हो गया है, मूर्धन्य स हो गया। तो मूर्धन्य स मतलब आधा ये लिख दिए, और थ का क्या हो जाता है, ठ हो जाता है, और त का क्या हो जाता है,
ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, हमारा थ है, इसलिए हमने क्या लिखा, ठा। ठीक है ना। न अनुधन स्थान बराबर अनुष्ठान। अब यही देखिए प्रति, यहाँ पर देखिए ई है कि नहीं है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर छोटा ऊ है, तो ई के बाद यदि थ आए तो इस दंती स का मूर्धन्य स तथा थ का ठ हो जाता है। देखिए प्रतिष्ठान। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ ये दोनों ही आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए दिया क्या है, ये इस धन त बराबर इष्ट। याद रहे इष्ट का क्या होता है, इष्ट का क्या होता है, इस धन त, राइट डाउन कर लीजिएगा। षष्ठ का क्या होता है, सस धन थ। यदि स के बाद मूर्धन्य, स के बाद मूर्धन्य स के बाद त अथवा थ आए तो इस त का ट में तथा थ का ठ में आदेश हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या कहा, यदि मूर्धन्य स के बाद त अथवा थ का योग हो तो त का परिवर्तन ट में तथा थ का परिवर्तन ठ में हो जाता है। अब देखिए इस धन त, तो त का यहाँ पर क्या हो गया है, ट, इष्ट। देखिए सस धन थ, थ का प्रयोग किस में हो गया है, चेंज परिवर्तन हो गया ठ में, तो सस ठ। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे की बात अगर हम करते हैं, यहाँ पर उत्थान का है उद्धन स्थान। यहाँ पर देखिए मृद है, यहाँ पर देखिए म है, तो इसमें द और थ मतलब यहाँ पर स है, तो यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि यहाँ पर द के बाद अगर म आया है तब हमने यहाँ पर ड़कार का आगम किया है, आदेश कर दिया है। और यहाँ पर क्या है, देख लीजिएगा यहाँ पर द की जगह त का क्या हो गया है, आदेश, और इस स का क्या हो गया है, लोप। पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि आदेश क्या होता है, आगम क्या होता है, लोप क्या होता है, प्रकृति भाव। तो यदि यहाँ पर द है, द के बाद अगर दंती स आए, क्या आए, दंती स आए, तो इस द का त में आदेश हो जाता है। इस त का क्या हो गया, आदेश, मतलब द का परिवर्तन त में हो जाएगा तथा इस स का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, अर्थात ये गायब हो जाएगा। अब देखिए उ द, अब द की जगह क्या लिखा हूं, त, उत्धन, ये स हट गया तो थान, तो उत्थान। क्या समझ में आया कि नहीं? अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट में हम जरूर आपका आंसर देंगे। अब देखिए फिर से क्या है, उद्धन स्थित। हमने कहा कि द के बाद यदि स आता है तो यहाँ पर स का लोप हो जाता है और द का परिवर्तन त में हो जाता है। ये देखिए उत्थित। ठीक है, अब देखिए ये जो है यहाँ से ये नौ संबंधित नियम है कि नौ का परिवर्तन ड़ में कैसे हो जाता है, इसीलिए इस रामायण को मैंने क्या कर दिया है, एक एग्जाम्पल ले लिया है, क्योंकि रामायण का एग्जाम्पल मैंने पहले ही दिन लिया था। अब देखिए इसमें तीन तरीके की संधि दिखती है। मैंने बताया था कि दीर्घ स्वर संधि भी है, अयादी भी है और व्यंजन संधि भी है। तो जब एग्जाम में आएगा तब हम क्या लगाएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। अब देखिए परिधन नय बराबर परिणय, तो इसका नियम क्या है, इसका नियम यह है कि यदि र हुआ और री हुआ, ठीक है, इसके बाद में मूर्धन्य स हुआ, ठीक है, इसके बाद यदि न आए, अब ये न जो मैं लिख रहा हूं कोई जरूरी नहीं है कि न इसके तुरंत बाद आए। जैसे ये देखिए पहला पद है, ये पहला पद में यहाँ पर मान कर चलिए कि हमारे पास र है, ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि न यहीं पर आए। हो सकता है कि इस र के बाद जो है न यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, ठीक है। हो सकता है कि इस र के बाद न यहाँ पर आ जाए, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इसके तुरंत बाद ही न आए, ठीक है। तो नियम क्या कहता है कि यदि र,
ऋषि र और मूर्धन्य स के बाद न आए तो इस न का ड़ में आदेश हो जाता है, ड़कार हो जाता है। अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा। अब देखिए क्या हो गया है, परिधन नय, तो परि न का क्या हो गया, देखिए ड़ में परिवर्तन हो गया है कि नहीं, तो परि ण, ये देखिए सर धन न, तो सर अब न का क्या हो गया है, ड़ हो गया है। अब ये देखिए हालांकि र के तुरंत बाद यहाँ पर न आया है, परंतु अब आप बताइए राम धन अयन क्या तुरंत न आया है, क्या नहीं आया है, फिर भी देखिए न का ड़ में हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पर राम धन अयन बराबर रामायण। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए परिमाण, तो परिधन मान, अब देखिए क्या र के तुरंत बाद न आया है, बिल्कुल नहीं आया, तो भी क्या हुआ, इसके बाद ही तो न है, म के बाद है, लेकिन ये देखिए परि र के बाद ही तो न है, ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले है, तो यहाँ पर न का क्या हो गया, ड़ हो गया। याद रहे अगर इससे पहले है तो उसका परिवर्तन नहीं होगा, जब भी होगा इसके बाद वाले का होगा। इस तरीके से परिमाण का परिमाण हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि सर आपने बता दिया कि रामायण में तो तीनों प्रकार की संधि दिख रही है, रामधन अयन, देखिए अ मिल करके आ बन गया, दीर्घ संधि हो गया, और एक क्या होता है रामई धन अयन, तो ये हो गया रामायण, और एक होता है रामधन अयन रामायण। तो हम आंसर क्या दें, तो देखिए हमें हमेशा याद रखना है कि किसी एक शब्द में दो या दो से अधिक प्रकार की संधि हो सकती है, तो हमें सर्वप्रथम उस संधि को प्रीफर करना है, प्राथमिकता देना है जो सबसे पहले हुई है। तो देखिए राम धन अयन अ मिलकर आ बना है, इसलिए पहले इसमें कौन सी घटना घटित हो रही है, दीर्घ संधि। कौन सी घटित हो रही है, दीर्घ संधि, तो यहाँ पर स्वर संधि है, दीर्घ संधि। देखिए इसमें परिवर्तन के बाद जो है कि क्या हुआ है, न से ड़ बना है, इसलिए यहाँ पर स्वर संधि ही मारेंगे, ठीक, और क्या दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। अगर दीर्घ स्वर संधि नहीं दिया है तब जाकर के आप क्या करेंगे, व्यंजन संधि। अब देखिए यहाँ पर क्या है, युवा धन अवस्था, मैंने लेक्चर के प्रारंभिक दिनों में ही युवान धन अवस्था लिखा था और युवन धन अवस्था, हमने कहा दोनों ही सही है, तो यहाँ पर युवान धन अवस्था ये भी सही है और युवन भी सही है, युवान, ये युवान धन अवस्था, आप समझ जाइएगा, युवान धन अवस्था भी सही है और युवन धन अवस्था भी सही है। तो अब इसको देख करके कंफ्यूजन में ये ना रहे कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि यहाँ पर लोग युवा धन अवस्था मार देते हैं और कहते हैं स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि है, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर न का लोप हो जा रहा है, न का क्या हो जा रहा है, लोप हो जा रहा है। जैसे ये देखिए हंता, तो आत्मन धन हंता, ये देखिए स्वामीन भक्ति, तो स्वामीन भक्ति, यहाँ पर न का क्या हो जा रहा है, लोप हो जा रहा है। इस तरीके से क्या है, आपको समझना है कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बल्कि प्रैक्टिस से करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा तो हो जाएगा। यहाँ पर न का लोप हो जा रहा है, अर्थात इसमें कोई नियम नहीं, बस एक नियम ये है, समझिए कि अगर स्वर रहित न है, क्या है, स्वर रहित न है और उसके बाद कोई शब्द आता है तो उस न का लोप हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए स्वर रहित न है, अब इस स्वर रहित न की वजह से क्या हुआ, एक शब्द यहाँ पर आ रहा है, स्वर रहित न की वजह से यह न क्या हो जा रहा है, उड़ जा रहा है, स्वर का लोप हो जा रहा है। देखिए मैं बोल बोल करके लगभग सारा नियम बता दिया हूँ, आप चाहें तो आराम से सुन करके इस नियम को लिख भी सकते हैं। आज हम लोगों का व्यंजन संधि समाप्त हो गया। अब आप कल से विसर्ग संधि का वीडियो पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।